गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं और ये डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स डिस्कस होगा। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू पेपर में उसको डिस्कस किया जाएगा और इसको आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ में कॉपी पेन लेके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते चलिए। और इस पूरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा, लेकिन वो 2-3 बजे तक आपको मिलेगा। इट विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम एंड वेबसाइट, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिंदू के पेपर में। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटीज बनाई गई थी, जो कमिटीज आपके बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रोब द मिसहैंडलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसमें बोला था कि सिक्योरिटी ब्रीचेस की पॉसिबिलिटी है, सुरक्षा समस्याओं की संभावना थी। जब वो फिरोजपुर जा रहे थे 5 जनवरी को, तो फ्लाईओवर पे लगभग 20 मिनट उनके कॉन्वॉय को रोक दिया गया। सुरक्षा समस्या पर जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी, राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी। केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई थी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हैं उसके रिलेशन में एक कमेटी आपकी बनाई गई थी और ये आपकी जो कमेटी थी वो हेड किया जा रहा था सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमेटी बनाई थी वो सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा हेड किया जा रहा था और जो स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाई थी जस्टिस मेहताब सिंह गिल के द्वारा। तो ये दोनों कमिटीज आपके क्या की गई, दोनों कमिटीज को अब रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी कमिटी बनाएगी। पॉसिबल मेंबर्स इसमें हो सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब, डीजीपी ऑफ पंजाब और एनआईए का जो आईजी के लेवल का ऑफिसर था। तो ये अभी टेंटेटिव है, कोई मेंबर से कभी बताया नहीं गया है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पॉइंट आपका जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी दोनों को रद्द कर दिया और अपनी कमेटी बनाई है जांच करने के लिए कि क्या सिक्योरिटी ब्रीचेस प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट में हुए थे कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट ये जानना है आपको। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है वो ये है कि कृष्णा रिवर से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है और ये 3 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है और वो जो डिस्प्यूट है कृष्णा रिवर का, दिस इज बिटवीन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 3 स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसमें 2 जज हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन केसेस को नहीं देखेंगे। तो रेस्क्यूअल ऑफ जजेस अगर आप देखिएगा कि रेस्क्यू का मतलब मना कर दिए हैं कि हम इस पे निर्णय नहीं लेंगे। वो कौन से 2 जज हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनके फादर भी आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस आपके रहे हैं वाई चंद्रचूड़। तो ये आपके इन्होंने रेस्क्यू कर दिया है और जस्टिस बोपन्ना इन्होंने रेस्क्यू कर दिया है कि हम इन केसेस को नहीं देखेंगे। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज फ्रॉम कर्नाटका। बेसिकली रेस्क्यूअल ऑफ जजेस क्या होता है? रेस्क्यूअल ऑफ जजेस क्या होता है? न्यायाधीश क्यों किसी मामले से हट जाते हैं, तो इसका कोई मेजर लॉ नहीं है कि किस क्यों हट जाएंगे। नॉर्मल प्रोसेस में ये माना जाता है कि व्हेन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द जज कोइंसाइड्स विद द केस, तो वो आपके रेस्क्यू कर जाते हैं कि जब उनका खुद का हित उस केस से संबंधित हो तो वो कहते हैं कि हम इस मामले को नहीं देखेंगे, या कोई वकील इस पॉइंट को ले आके रख दे कि आपका हित है इसमें, आपका हित इस केस से संबंधित है, तो हट जाते हैं। या ये भी पॉइंट आपका हो सकता है
कि हाई कोर्ट में जब वो जज थे तो उन्होंने उस केस पे निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में जब वो प्रमोशन होके गए तो वहां पे फिर वही केस उनके सामने आ गया, तो अपना निर्णय को फिर वो रिव्यू करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं माना जाता है, इसलिए वो रेस्क्यू कर जाते हैं। कई बार वो रीजन बताते हैं कि क्यों हम रेस्क्यू कर रहे हैं, कई बार वो रीजन नहीं बताते हैं कि हम क्यों इन केस को नहीं देख रहे हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में ये माना जाता है कि जहां पे इंटरेस्ट ऑफ द जज इज कोलाइडिंग विद द केस, वहां पे वो रेस्क्यू कर जाते हैं, वहां पे वो हट जाते हैं कि हम इस मामले को नहीं देखेंगे। ये बात आपको ध्यान देखना है, ठीक है। तो रेस्क्यूअल ऑफ द जजेस, ये पॉइंट अभी आपका है। ये नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल एक है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो। नेचुरल जस्टिस क्या करता है, न्यायिक आपके जो प्राकृतिक न्याय क्या कहता है, प्राकृतिक न्याय कहता है नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन केस, जज इन इट्स ओन केस। अपने मामले में ही कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता है, अपने मामले में ही कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो अगर आपका ही कोई हित है, आपका कोई सगा संबंधी, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसी का केस आप देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। रेस्क्यूअल ऑफ जजेस है, ऑल्दो जस्टिस बोपन्ना कर्नाटक से हैं, अब इन पे कोई ऐसा लांछन नहीं लगा सकता है कि आप कर्नाटक से हैं तो आप फेवर करिएगा, लेकिन ये लोग प्रिकॉशनरी मेजर में कि कल को ये ना हो कि कोई ये क्लेम करने की जस्टिस बोपन्ना कर्नाटक से, तो कर्नाटक पक्ष में निर्णय देना है, अगर कोई भी निर्णय ऐसा आता है, इस वजह से रेस्क्यू कर गए हैं ये जजेस। चंद्रचूड़ जी भी रेस्क्यू कर गए और उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, किसी तीनों स्टेट से। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है। फिर ये केस किसके पास चला जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना के पास चला जाएगा, फिर वो केस इसको ट्रांसफर किसी और जज को करेंगे कि मास्टर और पोस्टर वही है, क्या केस किसको देखना है वो वही डिसाइड आपके करेंगे। तो ये बात आपको एक तरह से समझना है कि दिस इज व्हाट इज रेस्क्यूअल ऑफ जज। ये पॉइंट आपको देखना है। अगला बात आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का एक सर्वे आया है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आपका है। तो इट्स अ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो ये बता रहा है कि भारत में नौकरियों का क्या पोजीशन, क्या आपका पोजीशन रहा है, कितनी नौकरियां मिली है, कितनी नौकरियां नहीं मिली है। फिर जुलाई सितंबर के एम्प्लॉयमेंट फिगर्स को आपके दिए हैं और 3 रिपोर्ट और अभी पॉसिबल आना बाकी है। तो एक क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जुलाई आपके सर्वे है, जुलाई सितंबर से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट रहा है आपके देश में उसके संदर्भ में बात किया गया है। और इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि पैंडेमिक के समय भी जुलाई सितंबर के महीने में नौकरियां बढ़ी हैं। तो ये बात आपका है जो एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि 9 sectors that account 85% of total employment in establishment with 10 or more workers hired 2 lakh people in July September। तो ये कह रहा है कि 85% जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं वहां पे हायरिंग आपकी हुई है। ये कुल 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखे हैं इस समय के दौरान। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा, 2 लाख और ज्यादा लोगों को आपके रखे हैं। तो ये नॉर्मल आपके क्या है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है जो बता रहा है कि 2 लाख हायर देन एस्टिमेटेड लोगों को रखा गया है। 3.8 करोड़ के बजाय 3.08 करोड़ के बजाय 3.1 करोड़ आपके लोगों को नौकरी पर रखी गई। हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, तो ये पॉइंट आपका है। वैसे इसका कोई बहुत मेजर मतलब नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, मणिपुर गवर्नमेंट इशूज डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन। ये हाल फिलहाल में भी न्यूज में था क्योंकि मोन डिस्ट्रिक्ट में अभी कोलेटरल डैमेज हुआ है, भारत के नागरिकों को जवाबदेही में गलत आपकी फाइलिंग हुई है और लगभग 12 से 15 लोगों का डेथ हो गया। तो वहां पे आपके आसपा काम कर रहा था आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट
जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वही होम मिनिस्टर भी हैं, ही इज चीफ मिनिस्टर एज वेल एज कीपिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द होम मिनिस्टर इटसेल्फ। तो उन्होंने ही क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। जो आस्पा होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये आपका एक स्पेशल एक्ट है जो कि कहीं पे अगर लागू होता है तो वहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है उस क्षेत्र को, और अशांत क्षेत्र घोषित करके वहां पे आपका आस्पा को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो आपका है, ये बेसिकली एक एक्ट है जो 1958 में आपका इंप्लीमेंट किया गया था। दिस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1958 and initially this act was related with Assam and Manipur। तो शुरुआत में आस्पा जो था this was related with Assam and Manipur, बाद में इसको आपके और जगहों पे एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो आपका था, जो आस्पा आपका आया था, ये शुरुआत में आप देखिएगा नागालैंड में जो आपके प्रॉब्लम्स जनरेट हुए थे, ग्रेटर नागालैंड की बात जो कही गई थी कि एक बृहद नागालैंड बनाया जाएगा, और उस बृहद नागालैंड में आपके क्या किया जाएगा, बृहद नागालैंड में आपके बहुत सारे क्षेत्रों को समाहित किया जाएगा। तो क्योंकि पहले आसाम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आसाम और नेपाल था, आसाम प्लस नेपाल, ये आपके राज्य भी थे, जो आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य नहीं थे, सब नेपाल का पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पार्ट आपका होता था। और ग्रेटर नागालैंड क्या था, ग्रेटर नागालैंड अगर आपको समझना है इस समय, तो आप कह सकते हैं कि नागालैंड जो आप देख रहे हैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपका है, ये कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश से लेना चाहता है। अगर आप देखिएगा नक्शा तो थोड़ा सा ऐसे आप देख सकते हैं, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश आपका है, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, देन मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन मेघालय, एंड ये बीच वाला हिस्सा है असम, जो सारे स्टेट से टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आपके मेघालय, सबसे टच करते हुए आपका बनेगा। तो ये जो आपका है ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड क्या है, दिस विल कंस्टिट्यूट सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तिरप है, चांगलांग है, ऐसे कुछ एरियाज को, कुछ आसाम के क्षेत्र को, कुछ आपके मणिपुर के क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को जोड़ के ग्रेटर नागालैंड की बात की गई। और यहाँ पे एक लीडर थे, उन्होंने इस पूरे फिजो, PHIZ को, उन्होंने एक तरह से ग्रेटर नागालैंड का कंसेप्ट दिया और भारत से अलग होने की बात आपकी कही। वहीं से एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़िएगा, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेगा, NSCN IM और NSCN थापलान। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, SAC मीवा और थापलान। तो यहाँ पे पहली बार इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए आस्पा को इंप्लीमेंट किया गया। इंसर्जेंसी को, आंतरिक जो विद्रोह है उसको नियंत्रण करने के लिए आस्पा का उपयोग किया गया, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। और यहाँ पे किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। जब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो वहां पे आर्मी को, जो भी डिफेंस फोर्सेज है उनको सेशन कर दिया जाएगा। डिफेंस फोर्सेज को किसके साथ आपके लगा दिया जाएगा, और वो सिविलियन विल बी द मेजर आपके फोर्सेज विच विल बी देयर, लेकिन सिविलियन को असिस्ट करने के लिए डिफेंस फोर्सेज आपके रहेंगे, और इनको फायर करने का अधिकार है किसी के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार है, किसी को अरेस्ट करने का अधिकार है, किसी के घर को सर्च करने का अधिकार है। विदाउट सर्च वारंट दे कैन अरेस्ट, विदाउट अरेस्ट वारंट दे कैन इवन फायर। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और एक बात और समझना है कि मणिपुर और असम के लिए जो आपका डिस्टर्ब्ड एरिया आसपास लगाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है,
वो स्टेट गवर्नमेंट आपका लगाता है। और आपके अगर आप बात करिएगा यहां दो और जगह है जो आपके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए अगर डिस्टर्ब एरिया आसपास लगाना है, अरुणाचल प्रदेश और आपके नागालैंड के लिए, तो सॉरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए अगर लगाना है तो कौन लगाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लगाएगा। बाकी आसपा और जगहों पे लगता था, जैसे आप बात करेंगे आसपा और कहां पे एक्सटेंड होता था, आसपा आपके त्रिपुरा में भी था, आसपा आपके मिजोरम में भी था, ये सब आपके विस्तार कर दिएगा, वहां पर नहीं लगता। आसपा आपके जम्मू कश्मीर में लगता है, अभी आसपा पहले पंजाब में भी लगता था, लेकिन पंजाब में इसको रिपील कर दिया गया, अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले इसको रिपील किया गया। तो ये बात आपको देखना है कि दिस इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपके मणिपुर में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और मणिपुर में जो एक्सटेंड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगा। तो जस्ट जो आपके वीरेंद्र सिंह हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और वही वहां के होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसको आपका एक्सटेंड किया है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू आपका लगता है। एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए कि आसपा से बहुत सारी समस्याएं जो लोकल पीपल है वो कहते हैं कि इट लीड्स टू ह्यूमन राइट वायलेशन, इट लीड्स टू वायलेशन अगेंस्ट वुमेन। रेप के केसेस कई बार आपके बताए गए हैं कि ये डिफेंस फोर्सेस के ऊपर एट्रोसिटीज के केसेस लगा दिए जाते हैं कि ये अत्याचार कर रहे हैं वहां के लोकल लोगों पर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। लेकिन जब आप डिफेंस फोर्सेस से बात करिएगा तो कहेंगे इसको किसी भी हाल में रिपील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इस वजह से ये रिपील नहीं होना चाहिए। तो दो अलग तरीके की आपको बातें देखने को मिलती है। डिफेंस फोर्सेस आर अगेंस्ट द रिपील ऑफ आसपा, व्हेयरएज द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दोज एरियाज आर अगेंस्ट आसपा इटसेल्फ। वो कहते हैं कि नहीं, आसपा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ कमिटीज बनी थी, उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी आपकी बनी थी, बीपी रेड्डी जो आप कहिएगा, जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी आपकी बनी थी, बीपी जीवन रेड्डी कमिटी आपकी थी। तो ये जो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी थी, इन्होंने आपका एनालिसिस किया था, इसको आपके बनाया गया था। दिस कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी आसपा और इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए या रिपील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में इसके लिए बनाया गया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। इन्होंने क्लियर कट कहा कि आसपा को रिपील कर देना चाहिए, आसपा शुड बी रिपील, और इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके जो उपबंध हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं, इसको हमारे यहाँ पे एक और एक्ट है ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और विधिक गतिविधियां निवारण अधिनियम जो 1967 में आपका बना, बाद में इसको बहुत बार अमेंड किया गया है। आपके मुंबई अटैक के समय 2008 में अमेंड किया गया, फिर अभी हाल फिलहाल में 2019 में अमेंड किया गया है। इसमें इंडिविजुअल टेररिस्ट को घोषित किया जा सकता है और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, एनआईओ को मैंडेट दिया गया है। तो ऊपा के अंदर आसपा के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने की बात आपकी कही गई है कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आसपा को रिपील कर दीजिए, आसपा के जगह पे जो इनके उपबंध है इनको उठा के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और विधिक गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंदर 1967 के अंदर डालिए। ये बार-बार चेंज हुआ है। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ, 2019 में आपके इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने की पॉसिबिलिटी आपकी रखी गई। तो इसमें आपका इन्होंने बात कहा है। फिर एक और कमेटी आपकी बनी थी और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी में से एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 2 आपके जो बना था, इसने भी कहा कि रिपील आसपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेज वीरप्पन मोइली के द्वारा हेड किया गया था, कांग्रेस के
सबसे बड़े स्टारबोर्ड नेता आपके रहे हैं। तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर दीजिए, इन्होंने भी कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका ऑब्जर्वेशंस इस पे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका इस पे ऑब्जर्वेशन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे भी आप आस्पा लगाइए वहां पे आप हर 6 महीने पे रिव्यू करिए और देखिए कि वहां पे इसकी जरूरत है कि नहीं। Every 6 months you have to review that the function of ASPA, the act of ASPA is required or not। तो ये बात आपको देखना है कि ये पॉइंट है जो मेजर आपको देखना है ASPA के बारे में। बार-बार इस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आपके चार्जेस लगते हैं और जो लोग हैं इससे एकदम परेशान हैं इस नियम से, क्योंकि ये इंडिस्क्रीट वायलेंस को भी कई बार लीड कर जाता है, जैसे अभी मणिपुर में मोन डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ। तो ये बात आपका है जो मेजर आपको समझना है। चलिए एक और पॉइंट है, आंग सान सू की को आपके 4 साल की और जेल हो गई, 2 साल काट चुकी है, 4 साल और आपका हो गया। इतने चार्जेस लगे हैं आंग सान सू की पे। पहली बात समझ लीजिए आंग सान सू की कौन है? शी इज अ नोबेल लॉरेट फ्रॉम म्यांमार और म्यांमार के जो फाउंडिंग फादर आपके रहे हैं उनकी बेटी है। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट फिगर रही है म्यांमार में, अगर आप बात करिएगा तो शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन म्यांमार। और यहां पे अगर आप बात करिएगा तो इनके जो फादर हैं वो फादर ऑफ द नेशन जो है किंग काई, उनकी बेटी आपकी है। तो बेसिकली इन्हीं के द्वारा डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड किया जा रहा था और वो शी वाज नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने किसी फॉरेनर से शादी कर रखी है और म्यांमार में ऐसे कुछ नियम है कि अगर आप फॉरेनर से शादी करिएगा तो आप हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकते हैं। तो ये मेजर बात आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम आपका इनको अरेस्ट पहले ही कर दिया गया, इससे पहले भी तख्ता पलट हुआ, आर्मी के द्वारा कूप हुआ और इनको अरेस्ट किया गया था, फिर ये रिलीज हुई, फिर ये आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ा रही थी। 10 साल बाद फिर तख्ता पलट हुआ और आर्मी ने फिर इनको बंदी बना दिया। अब इनके ऊपर लगभग इतने चार्जेस लगाए गए हैं। अभी जो चार्ज लगाया गया है वो बोला गया है कि आपके पास फोन था, जो वॉकी टॉकी था, जो अलाउड नहीं था आपके पास रखने के लिए। तो फ्रिवलस चार्जेस आपके लगाए जा रहे हैं और चार्जेस लगाते लगाते लगभग 100 सालों तक इनको जेल में रखा जा सकता है, इससे ऊपर ही। तो ये डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश आपकी है म्यांमार में। वैसे भी वहां पे मिलिट्री रूल आपका एस्टैब्लिश्ड है, तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। एक बार देख लीजिएगा जो छोटा सा आपका पॉइंट है, तो ये बात आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखना है, ये गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड आपका आया है और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में 2 आपको मूवीज के नाम आपको देखने हैं, द पावर ऑफ द डॉग एंड द वेस्ट साइड स्टोरी। और ये सब आपके किसी स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। पावर ऑफ द डॉग, पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी, ये देख लीजिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इनको मिले हैं, गोल्डन ग्लोब में पावर ऑफ द डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, ये टॉप फिल्म्स हैं जिनको आपके अवार्ड्स मिले हैं। तो ये एक बार आप देख सकते हैं जो मेजर आपका पॉइंट है। चलिए आइए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतरराष्ट्रीय संबंध की कुछ बातें हम लोग देखें। तो हम लोगों ने ये देखा था कि चाइना चाइना के जो आपके मिनिस्टर हैं वो 5 डे विजिट पे हैं, पूरे आपके 5 कंट्रीज के विजिट पे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, वो 5 कंट्रीज के विजिट पे हैं और ये सारे जो कंट्रीज हैं ये इंडियन ओशियन में आपके हैं। तो वांग यी ये जो है ये विजिट पे हैं। तो ये पहला श्रीलंका
श्रीलंका पे गए, फिर मालदीव गए, फिर आपके और भी जगहों पे जाएंगे, छोटे छोटे आपके जो एरियाज हैं वहां पे आपके जाएंगे। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि नो वन शुड इंटरफेयर इन चाइना लंका टॉक्स। इनडायरेक्टली उनका जो इशारा है किसके तरफ है, इनडायरेक्टली उनका इशारा भारत की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्टली वांग यी आपके भारत की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नो वन शुड इंटरफेयर विद द चाइना लंका टॉक्स। और ये जो बात आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या पॉइंट आपका है, इसमें ये है कि अभी वहां पे भारत से भी आपके श्रीलंका बात किया है, और श्रीलंका ने कहा है कि जो लोन लिया गया है उस लोन को आप क्या कर दीजिए, फिर से आप इसको अगले टर्म्स के लिए कुछ समय के लिए और इसको दे दीजिए, इसको एक तरह से रीस्ट्रक्चर कर दिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स की बात कही है श्रीलंका ने आपकी चाइना से, और श्रीलंका ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो लोन आपने दिया उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। श्रीलंका इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम आता है उसको, और पैसा आयात करने के लिए कम आपके रह गया इसके पास। तो श्रीलंका इज ट्राइंग टू आपके कन्विंस इंडिया एंड चाइना बोथ फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। अब व्यांग ली जो है वो आपके श्रीलंका गए हैं, और वो बेसिकली आपके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्टी का उनका इनडायरेक्ट इशारा किससे है, विदाउट नेमिंग इंडिया, वो इंडिया को ही पॉइंट आउट आपका कर रहा है, क्योंकि इसके पहले दो जगहों पे हम्बनटोटा आपके और बेसिकली पोर्ट है वहां पे जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखते हैं, और इन सारे इन्वेस्टमेंट में वो भारत का भी थोड़ा सा आपका विरोध था कि श्रीलंका से आपका भारत का एक विरोध था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हो वहां से। लेकिन ये बात आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपके जो वांग यी है, ये कह रहे हैं कि आपको भारत को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एफटीए की भी बात आपकी कही जा रही है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका किया जाए। तो चाइना इज ट्राइंग टू कन्विंस श्रीलंका टू गो फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का बेनिफिट लें। चाइना इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ आरसीईपी। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है, एक बार इसको देखना होगा आप लोगों को, और तो इसका कोई तुरंत फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं आंसर लिखने में। कभी भारत का एक इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत का एक इनिशिएटिव है इंडियन ओशियन को लेके सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स इन इंडियन ओशियन के आसपास जो आपके आइलैंड नेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये पॉइंट आपको देखना है कि ये इनिशिएटिव है। सागर इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो आइलैंड नेशंस को, खासकर आपके मालदीव है, मालदीव आपका है, और श्रीलंका है, और मदागास्कर है, कॉमर्स है, इन सबों को आपके हेल्प आउट करने की कोशिश करता है, और अपना इन्फ्लुएंस इन सारे एरियाज में काफी बना के रखा हुआ है। तो चाइना भी कह रहा है कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव हम भी शुरू करेंगे, इंडियन ओशियन के जो आइलैंड्स है उनको एक साथ ले आने के लिए इनिशिएटिव शुरू करेंगे। एक्चुअली चाइना इज ट्राइंग टू काउंटर इंडिया थ्रू दीस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। एक तो उसका पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी है, तो इसके थ्रू भी वो काउंटर करने की कोशिश आगे करता है कई सारे देशों को। तो ये बात आपको देखिए, उधार देगा, और उधार आपको इतना दे देगा कि आप एक लंबे समय के बाद हो सकता है उसको वापस ना कर पाए, और फिर उसकी शर्तों पे आप बात करिएगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करवा देंगे, आप उसको दे देंगे, या कुछ जमीन लीज पे दे देंगे, कुछ एसेट्स आप उसको बेचना पड़ जाएगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर।
तो चाइना इज prominently playing these types of policy in these areas so that it can counter India. इसके सागर इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए और इनिशिएटिव्स को काउंटर कर सके। तो ये एक मेजर पॉइंट और है जो आपको देखना है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको एक तरह से आपको समझना है आज के पेपर में। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं आप लोगों से और इसको आगे डिस्कस किया जाए। थैंक्स।